यहाँ पे देखिए हम लोग जो है राग दरबारी जो उपन्यास है उसका मूल वाचन तो कराया था, ठीक है। मूल वाचन जो आपका वहां पे हुआ था तो वहां से हटा दिया गया है। मूल वाचन जिसने अच्छे से सुना होगा या तो स्वयं से राग दरबारी को पढ़ा होगा, उसी को ये जो नोट्स है वो समझ में आएगा, अदरवाइज नोट्स नहीं समझ में आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी लेक्चर लेगा पहले उसका पढ़ा होना चाहिए। जिसको नहीं पता वो लिंक पहले उसका लेगा, उसे सुनेगा, फिर इसको करेगा। क्योंकि अभी भी करीबन 50 दिन है, अभी श्योर नहीं है कि आपका होना ही है एकदम शुरुआत में होना, 2 महीने एवरेज है। तो उसके हिसाब से अपना गुणा गणित लगा लीजिएगा कि मूल वाचन खत्म कर देना है, चाहे 4 घंटे में, 5 घंटे में, 2 की स्पीड पे एक बार सुनना है, फिर नोट्स रिवीजन करना। 4 नोट्स के मूल रिवीजन के, उसके नोट्स के रिवीजन हो गए, करीबन 8 घंटे में हो गए हैं। आपका बंटी में हो चुका है, तमस उपन्यास का हो चुका है, एक और भी हमने कराया है, शायद याद नहीं आ रहा है, और इसका राग दरबारी का चल रहा है। तो ऐसे ही क्रम से मैला आंचल गोदान, ये दोनों तो काफी बड़े हैं, मैला आंचल और गोदान। हाँ, तमस भी हो गया है, तो मैला आंचल और गोदान इसके नेक्स्ट उसमें रहेंगे लाइन में, क्योंकि ये बहुत दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल 13 उपन्यास है, जिंदगी नामा को छोड़ के क्रम से लगभग सारा का जरा जरा जिंदगी नामा को किसी दिन ले लेंगे। तो पहली प्राथमिकता हमारा उपन्यास खत्म करना है, ठीक है। फिर कोशिश रहेगी एक नाटक विधा को अच्छे से यहाँ कराना है, एक लास्ट वाले यूनिट को कराना है। बाकी आपने देखा निबंध को बहुत अच्छे से करवाया था, उसका बस नोट्स मिल जाएगा, उससे काम चल जाएगा। कहानी वगैरह तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए जो राग दरबारी उपन्यास है, ये थोड़ा सा इस समय डेमो इसलिए इन लोगों को दे रहे हैं ना कि ये सफलता बैच वाला हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप ऐप में जाके देख लीजिएगा, जिनको भी लेना है। एक तो 1000 रुपए वाला बैच, ये पर्सनल आप जुड़ सकते हैं। 2500 वाला जो है आपका 6 महीने का कोर्स रहेगा, वहां जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी रहेगी, वहां पे आपको जो ऐप में मिलेगा वो पढ़ना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट दिया गया है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। और वहां पे जाएंगे ऐप में तो यूजीसी नेट ये पेड कोर्स में इस चीज को शुरू कर दिया गया है, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे हैं तो वहां बता दें। वहां पे आप देखेंगे ऐप में ऐसे पूरी व्यवस्थित तरीके से दे दिए गए हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि ऐप में दिया जा रहा है तो यहाँ पे जो है नहीं दिया जा रहा, उनसे ज्यादा इनके लिए किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना है, ये तो पर्सनल मेरे उसमें टच में रहेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं राग दरबारी। कोई भी चीज है, सबसे पहले आजकल देखिए भूमिका से क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए भूमिका को बहुत ध्यान में रखना है, भूमिका को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। राग दरबारी उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा, कब आया, किसने लिखा, कैसे लिखा, पूरा वाचन भी सुन लिया होगा। लेकिन नोट्स में ये चीजें होती है कि कौन कौन से प्रसंग महत्वपूर्ण है, कौन से कथन है, किन पात्रों का जिक्र किया गया, किन स्थानों का जिक्र किया गया है, ये सारी चीजें। क्योंकि आजकल का जो डिमांड हो गया एग्जाम में बीच बीच से क्वेश्चन कर रहा है, तो भूमिका सबसे पहले देखना है। भूमिका के साथ जो होता है आपका, जैसे लास्ट पेज है, तो यहाँ तक कि ना भूमिका तो पूछ ही रहे हैं, आपके अंतिम पेज से भी क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना। जैसे ये देखिए, जैसे आपका ये है मूल किताब, अब मूल किताब में लास्ट में आपके क्या क्या लिखा गया है, नहीं मिल पाता, तो ऐसी चीजों की भी बहुत बारीकी से निकालने की जरूरत है ना। यही हम कह रहे थे आपको, सारी चीजें हम उस पे यूट्यूब पे नहीं कर सकते हैं। जो सारे विद्यार्थी काफी परेशान हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं, वहां पे सारी चीजें नहीं बता सकते। यहाँ देखिए जो राग दरबारी प्रस्तावना है, यहाँ पे राग दरबारी में सबसे पहले इसका लेखन कब हुआ, 1964 में, ठीक है। चाँद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का जो संग्रह देखेंगे वो भी 1964 के ही उसमें है। और राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में, 64 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। मतलब देखो 64 के अंत में ही शुरू हो रहा है, 67 के अंत में ही खत्म हो रहा है। और ये 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 64 के अंत में शुरू होता है, 67 में समाप्त होता है, 68 में जाके ये प्रकाशित होता है। और जस्ट एक साल बाद, जब आपका क्या बोलूं क्या याद करूं, 1969 में आता है, तब जाके साहित्य अकादमी राग दरबारी को मिलता है, श्रीलाल शुक्ल की रचना को। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक पर समाप्त की कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। अब ये स्टेटमेंट अगर ऐसे ही पूछ दिया गया कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, ये किस उपन्यास की पंक्ति है, मैला आंचल, राग दरबारी, या बाण भट्ट की आत्मकथा, या देवरानी जेठानी की कहानी, ऐसा कुछ भी दे दे जिसमें आपको लगे कि 13 उपन्यास में आप गायब हो सकते हो। अपठित रह जाना ही इसकी नियति है, ये इसके साफ साफ भूमिका में ये बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। लेखक बता रहे हैं कि ये जो जब बहुत ज्यादा समीक्षक, कोई भी चीज बहुत ज्यादा फेमस होता है तो एक उत्साह तो होता ही है व्यक्ति को। तो जब आप बार बार देख रहे हो पुनर्मुद्रण हो रहा, संस्करण, तो खुशी तो हो रही थी।
कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में ये तो स्पष्ट हो ही गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। उपन्यास को इन्होंने क्या बताया, एक जनतांत्रिक विधा है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं देखने को आपको मिलेगी, उतना ही आपके उत्साहवर्धन का ही काम करेगा। राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल जिनका जन्म 21 दिसंबर 1925 ईस्वी को लखनऊ जनपद यूपी के अतरौली गांव में हुआ था। मतलब ये यूपी के थे, यूपी के अतरौली गांव में थे। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि आप यूपी से बिलोंग करें, किसी भी इंटरव्यू में बैठे और कहीं पता लगा आपका घर भी वही आसपास है तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1925 को लखनऊ में हुआ था, लखनऊ यूपी के अतरौली में हुआ था। और 47 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था। 1949 में राज्य सिविल सेवा से नौकरी भी प्रारंभ की थी। 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए। सोचिए अपने यहाँ पे लेखक अलग अलग क्षेत्रों से कैसे आए, मतलब सिविल सेवा में भी रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी रहे, वहां से आके राग दरबारी, क्योंकि राजनीतिक प्रपंच समझ रहे थे ना, तभी तो राजनीति पे इतना बड़ा लिखने का। देखिए कोई भी लेखक लिख रहा है ना तो उसका दिमाग भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहे हैं, 49 में सिविल सेवा में जा रहे हैं, प्रशासनिक में तो एक अच्छा खासा तो अनुभव रहा है, तभी तो पूरे गांव की कहानी बढ़िया दिखाएंगे राजनीति का। अपने सेवा काल के दौरान हुए विविध अनुभवों को ही इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग पूर्वक अभिव्यक्त किया है, कमियों को उजागर किया है। 28 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में इनका निधन हुआ। राग दरबारी उपन्यास गांव में होने वाली राजनीति के यथार्थ रूप को चित्रित करता भारतीय ग्रामीण जीवन की दिशाहीनता और मूल्यहीनता को उजागर करने वाला उपन्यास है। इस उपन्यास पर श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी मिला था और सबसे बड़ी बात है इस उपन्यास पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का निर्माण भी हुआ था। जैसे तमस में आपने बताते कि तमस का हुआ था, बहुत सारी पे टेलीफिल्म भी बनता रहता है जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं और आलोचनाएं बहुत सारी इस पे आई। लेकिन कहते हैं कि जो भी हो, ये मेरा अभीष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना है, उसका विश्लेषण करना नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति लिख देता है और आप आलोचना पे आलोचना किए जाओ, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही है। उनका विश्लेषण करना ये चीज नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में हूँ नहीं, मतलब है ही नहीं कि जो अपने लेखक को सर्वथा दोष रहित मानकर सीरियस रहेंगे, किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति इन सारी चीजों से परे होता है, जैसे ये बता रहे हैं श्रीलाल शुक्ल जी कि मैं ऐसा नहीं हूं कि ऐसा कोई रचना है क्या दोष रहित होता है कि दोष ही नहीं हो। दोष रहित है तो उसको बताइए, उसमें सुधार करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं कम से कम लिबरल हूँ, थोड़ा उदारवादी व्यक्ति हूँ, मैं उन लेखकों में नहीं आता। किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं, जो मैं ऐसा नहीं हूं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और अस्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोष युक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे में प्रत्येक समीक्षा या आलोचना को जी भर कर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकते। यही चीज अभी हम शुक्ल जी की किताब में पढ़ा रहे हैं और समीक्षात्मक दृष्टि में यही चीज बताए शुक्ल जी ने सभी पे कटाक्ष किया है जो नए अनुभव वाले लेखक नहीं और बहुत ज्यादा फुदकते हैं। तो वही चीज बता रहे हैं, कम से कम अपने अनुभव लेखन को विस्तार दो। जैसे ये कह रहे हैं श्रीलाल शुक्ल जी, क्या कह रहे हैं, मैं उन लेखकों में नहीं आता कि आपने छिद्रानिवेशी किया, दोष निकाला और मैं भिन्न आ गया, ऐसा नहीं हूं मैं। बल्कि मैं ये तो कहता हूँ कि कुछ कुछ दोष युक्त होते हुए भी इतनी बड़ी बात लिख दी जाती है, वो क्लासिक हो जा रहा है। और मैं तो उस समीक्षा में आता हूँ, दूसरे दर्जे वाले में, मतलब कोई भी समीक्षा या आलोचना को जी भर पढ़ता हूँ। और अभी शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे लेखक ऐसे निकल के आते हैं जो पढ़ते ही नहीं, वो आलोचना भी कर दे रहे, उनको पता ही नहीं किसकी कितनी कृतियां पढ़े हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है जो प्रकरण 5 आपका पढ़ाया गया गद्य का लास्ट वाला, उसमें समीक्षात्मक दृष्टि में वही चीज इन्होंने दिया है। मैं प्रत्येक समीक्षा आलोचना को जीकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कब से अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव हमको प्राप्त हो सके। राग दरबारी की प्रासंगिकता की बात करें तो राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार यही बात पूछी गई। क्या पूछी गई कि यह सही है कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप हमने प्रस्तुत किया वो आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्ग के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत सा ऐसा लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। तब तो मैला आंचल के फणीश्वरनाथ रेणु को भी यही कहा जाएगा। जब ये इंटरव्यू लिया जा रहा है तब उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप कहाँ की बात कर रहे हो, वो एक तरीके से चौपाल जो तिकड़म होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, वहां के बीच में क्यों आ रहे हो। तो ऐसा तो लग रहा है आप अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहे हो। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, चोरी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद ये अपनी जड़ें मजबूत करता जाता, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का ये उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठक और अकादमी संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ा, उससे तो यही संकेत मिलता है कि इतना पहले लिखा गया है
1968 में लिख रहा है, साहित्य अकादमी 1969 में मिल रहा है, 2011 में ये चले जाते हैं। अगर ये 40 वर्ष से ये स्थान पा रहा है और सबसे बड़ी बात है आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस में है, इसका मतलब प्रासंगिकता तो बनाए हुए है। तो जब अगर कोई इंटरव्यू वाला पूछ रहा है कि भाई आप गंवारों पे जाया करो तो ठीक है। अगर कोई पे गंवारों पे जाया करते करते वो क्लासिक बन रहा तो हम और गंवारों पे लिखेंगे। मैला अंचल अगर ऐसे कहे कि एक ऐसे अंचल की बात कर रही है जिसका लोग बात ही नहीं करना चाहते, वो पिछड़ेपन का प्रतीक है और वो क्लासिक युग में जा रहा है, वो प्रासंगिकता बनाए है, गबन है, गोदान है, प्रासंगिकता बनाया, तो मैं ऐसी चीजें लिखूंगा। इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकुमार प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका नया संस्करण निकालने का संकल्प किया है। इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक महेश्वरी को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ उनका ये प्रयास पाठकों के लिए और विशेषता नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। लखनऊ 17 मई 2007 श्रीलाल। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है कथानक के केंद्र में आएगा, जैसे संपूर्ण कथा के केंद्र में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज आएगा, क्योंकि ये कहानी कहाँ की है, शिवपालगंज की कहानी है। तो शिवपालगंज की अगर कहानी है तो इसमें कथा में आपको क्या देखने को मिलेगा, संपूर्ण कथा के केंद्र में वही छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज देखने को मिलेगा। और कॉलेज की गतिविधियों के माध्यम से जो है वही कॉलेज को एक तरीके से बना दिया गया अखाड़ा जैसे, उसी की गतिविधि के माध्यम से संपूर्ण घटनाक्रम का विकास देखने को मिलेगा। उपन्यास शुरू कहाँ से होगा, रंगनाथ के शहर से गांव आने की घटना से। रंगनाथ है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी मॉर्निंग में ही हमने खत्म किया, वो क्या गया याद ही नहीं आ रहा है। मॉर्निंग में कौन सा क्लास का, धरती धरना अपना, ठीक ठीक, हाँ धरती धरना अपना अभी मॉर्निंग में खत्म किया ना। काली बेचारा 6 साल बाद आता है कानपुर से। ऐसे ही समझ लिए सेम वैद्य जी भी आते हैं, और जैसे काली का अंत हो जाता है बेचारे वही हाल इनका भी होता है। वैद्य जी नहीं, वो रूपन बाबू, तो वो भी समझदार बन के काली आता है और उसका भी अंत बहुत खतरनाक होता है। और ये पढ़े पढ़ाए लिखे लोग जो है उनका भी यही होता है। और यही चीज महाभोज में भी होता है। महेश का, वो भी पढ़ लिख के आया है, उसको रिसर्च के लिए स्कॉलर बना के भेजा गया है, और कितना त्रासदंत होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 3 पात्र 3 उपन्यास आपके उसमें है, जीनो जो थोड़े से एक चेतन स्तर वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो काली हो गया, चाहे आप महेश बाबू उसमें देख लीजिए, क्या नाम है, महाभूष में। और इसके अलावा हम बात करें रूपन बाबू की, रूपन भी तो स्कॉलर है, रिसर्च करने आ रहा है, तो ऐसी स्थिति होती है समझदारों की। कॉलेज की गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण घटनाक्रम का विकास है। उपन्यास का प्रारंभ रंगनाथ के शहर से गांव आने की घटना से होता है। उस रंगनाथ के शहर से गांव आने की घटना, गांव में कौन है, वैद्य जी है। जो कौन है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि रंगनाथ के मामा है। वैद्य जी प्रत्यक्ष रूप से वैध है और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, भ्रष्ट आचरण वाले हैं। मतलब एक तो इनका है कि भाई दवा दारू ये सारी चीजों में लोगों का वो करना है, मदद करना है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष तौर पे है ना, जो सबके सामने अच्छा अच्छा दिखाया जाएगा। जो रियल में इनका देखिए, जो दूसरा भ्रष्ट आचरण वाला रूप है, वो तो नेता भी है, भ्रष्ट आचरण वाले भी हैं, पूरे कॉलेज पे उन्हीं का राज है, और जो सही लोग हैं वो परेशान है। आवाज वगैरह जहां नहीं आएगा आप लोग निकिता बोल दीजिएगा, अच्छा देखिए। तो कॉलेज की गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण घटनाक्रम का विकास यहाँ पे है। वैद्य जी के बारे में बता दिया गया कि उनका चरित्र देखिए कैसा है। कॉलेज जो है कोऑपरेटिव यूनियन इत्यादि पर उनका आधिपत्य है। मतलब इनका जो वैद्य जी का है, भ्रष्ट आचरण वाली कॉलेज है, कोऑपरेटिव यूनियन, सब पर बढ़िया अधिकार है उनका। गांव में लोगों पर उनका बहुत प्रभाव है। वैद्य जी का बड़ा बेटा है बद्री पहलवान, वैद्य जी का बड़ा बेटा बद्री पहलवान है, जिसकी पहलवानी वैद्य जी के गैर वैधानिक कार्यों में बड़ा हेल्प करती है। अब यहाँ पे देखिए 2 बेटे हैं, एक पहलवान है। अब पहलवान वो कुछ भी करे, लेकिन कम से कम वो पहलवान है ना, तो सुरक्षा इनको बढ़िया मिल रहा है। उसका अपना एक अखाड़ा है, चेले हैं, चोरी डकैती सब करे। और वैद्य जी का छोटा बेटा रूपन बाबू, यहाँ पे एक बार हमने बोल दिया था शायद रूपन और रंगनाथ, वो जो आया है ना भांजा, वो रंगनाथ है, ये इनके छोटे बेटे का नाम रूपन है, मुझसे गलती से हो गया, ये चीज ध्यान रखना है। ये रूपन, और वहां पे किसकी बात कर रहे थे, तो ये रूपन बाबू हो गए, है ना। इस आवाज नहीं आ रहा है क्या, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। आवाज आ रहा है, जी मैम, जी मैम। अभी बीच में हम बोल रहे थे तो, अरे इसी में कहाँ से फोन टपक पड़ा
भैया और तो और DND मोड लगाए तब कहाँ से टपक पड़े इसमें। रिकॉर्ड तो हो रहा होगा, ठीक है चलो। इसीलिए अब टैब लेना पड़ेगा, उसमें सिम ही नहीं डाल के रखेंगे। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, बीच में फ़ोन उन इसी में सब आता रहता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। देखिए तो ये कह रहे थे कि बद्री जो है उसका अपना अखाड़ा है और उसके चेले चोरी डकैती आदि के काम करने में माहिर है। बैजी का छोटा बेटा रुपन बाबू, ये 18 साल का नवयुवक है, स्थानीय कॉलेज के नेता और विद्रोही प्रवृत्ति वाला है। कॉलेज के मुख्य पात्र प्रिंसिपल साहब हैं, वे स्वभाव से स्वार्थी और पदलोलुप है। कॉलेज के अन्य अध्यापकगण जिनमें खन्ना मास्टर और मालवीय प्रमुख हैं। तो एक तरफ रुपन है और दूसरी तरफ बद्री पहलवान है। और जो बद्री का अखाड़ा है, छोटा बेटा इनका रुपन है और रुपन कितने के 18 साल का नवयुवक है, स्थानीय कॉलेज का ये नेता है, विद्रोही प्रवृत्ति वाला है और उसका तो अपना अखाड़ा ही है। कॉलेज की जो मुख्य प्रिंसिपल साहब हैं वे स्वभाव से बड़े स्वार्थी हैं। अब वो कॉलेज का मुख्य प्रिंसिपल ही स्वार्थी निकल गया, पदलोलुप है। और कॉलेज के जो अन्य जिनमें खन्ना मास्टर हैं और मालवीय प्रमुख हैं, तो जो विरोध करेगा वो उसको दिक्कत ही रहेगी। खन्ना मास्टर मालवीय प्रमुख है, प्रिंसिपल की कार्यशैली का विरोध करते और प्रिंसिपल चाटुकार है बैजी का। अब प्रिंसिपल जो है बैजी की सहायता से, जो कि कॉलेज का मैनेजर है, उनको कॉलेज से निकलवा देता है। प्रिंसिपल क्या है, बैजी की सहायता से, जो कि कॉलेज का मैनेजर है, इनको कॉलेज से निकलवा देता है। रुपन बाबू खन्ना और उनके गुट का समर्थन करते, तो जो छोटा बेटा है वो खन्ना मालवी इनके पक्ष में है। परिणाम ये होता है कि क्रोधित होकर बैजी उन्हें अपने उत्तराधिकारी के पद से वंचित कर देते हैं। संपूर्ण उपन्यास में मतलब वही राजनीतिक कामकाज देखने को मिलेगा। अभी तो काफ़ी विस्तार से देखेंगे। थोड़ा सा श्रीलाल शुक्ल को संक्षेप में अगर देखें तो अतरौली लखनऊ 25 श्रीलाल शुक्ल, विधाओं में साहित्य व्यंग और निबंध पे काम किया। पत्नी इनकी गिरजा देवी थी और पार्किंसन बीमारी के कारण लखनऊ में जो है इनका मृत्यु 2001 में हुआ था। पेशा उपन्यासकार व व्यंग्यकार के रूप में 130 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी किया। भाषा के स्तर पे देखें तो इन्होंने काम भी अच्छा किया है, जैसे अवधी में, अंग्रेजी में, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। आजकल सिर्फ हम लोग हिंदी को लेके बैठे हैं, लेकिन इससे पहले भी आप लेखकों को देखेंगे ना तो कई लैंग्वेज पे कमांड होता था, नॉर्मल है उनका। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अवधी और आधुनिक काल पे व्यंग उपन्यास और इन सारी चीज़ों पे आप देखिए, समय भी तो है, तो विविध विधाओं पे काम किया। पहला उपन्यास इनका है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है श्रीलाल जी का, सूनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित हुआ। तो पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957। पहला प्रकाशित व्यंग क्या है, आनंद का पाँव 1958। तो पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957, पहला प्रकाशित व्यंग अंगद का पाँव 1958। ये व्यंग है। और सबसे लोकप्रिय उपन्यास इनका राग दरबारी 68 में। राग दरबारी का भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। अंतिम उपन्यास इनका राग विराग करके है। राग विराग करके किसी की कविता भी है, याद आ रहा है कुछ? राग विराग किसका है? ये इनका उपन्यास है। निराला का है क्या? देखिए, प्रसिद्ध रचना है। हिंदी में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही नाम से हैं, जिनको जोड़ के पढ़ने से वो सही रहेगा, याद रहेगा। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो है सूनी घाटी का सूरज 1957, राग दरबारी तो 68 में हो गया, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव, राग विराग, अज्ञातवास, आदमी का जहर 72, माकान, विश्रामपुर का संत। कई बार पूछा गया है ये। तो सूनी घाटी का सूरज भी है, राग दरबारी भी है, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव है। और इसको मैं थोड़ा सा याद भी ऐसा कुछ कराई थी, विश्रामपुर के संत की। कहीं किसी व्यक्ति को विश्राम करना है तो विश्राम कहाँ मिलेगा? सूनी घाटी में। और सूनी घाटी में अगर विश्राम करने जाना है तो सीमाएं तोड़ के जानी पड़ेगी, पहला पड़ाव पार करके जाना पड़ेगा। बाकी राग विराग है ही। आदमी का जहर 72 में, यानी मानस का हंस आपका आया होगा 1972 में, तब आदमी का जहर भी है। अज्ञातवास करके 1962 में। तो इसी बहाने इनकी सारी रचनाएं, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अज्ञातवास, आदमी का जहर, बकान, विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं। कहानी संग्रह में देखें तो ये घर मेरी नहीं है 1979 में है, ये घर मेरी नहीं है 1979। इस उम्र में 2003 में, सुरक्षा और अन्य कहानियाँ करके 1991, 10 प्रतिनिधि कहानी 2003 में, और कुछ रंग और कुछ राग आलोचना में। और इनके अलावा भगवती चरण वर्मा 1989 में इनका आलोचना आया, कुछ रंग और कुछ राग, अमृतलाल नागर। और इनके अलावा प्रसिद्ध व्यंग निबंधों में इनका अंगद का पाँव करके है 1958 में, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1979 में है, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993 में है, अगली शताब्दी का शहर 1996 में है, खबरों की जुगाली 2006 में है, यहाँ से वहाँ 1970 में है, उमराव नगर में कुछ दिन 1986 में है, आओ बैठ लें कुछ देर 1995 में है।
इनके अलावा जहालत के 50 साल 2003 में। तो अंगद का पाँव 58, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना है 79, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006 ईस्वी, यहाँ से वहाँ 1976 ईस्वी, उमराव नगर में कुछ दिन 1986, आओ बैठ ले कुछ देर 1995, जहालत के 50 साल 2003। बाल साहित्य में बब्बर सिंह और उनके साथी 1999। पुरस्कार के तौर पे देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में किस लिए, राग दरबारी के लिए मिला, और व्यास सम्मान 99 में मिला था विश्रामपुर का सन 1998 इसके लिए। अब उपन्यास राग दरबारी के संबंध में देखें तो 1968 में आया। कितने परिच्छेद है इसमें टोटल? 35 है। पात्रों में वैद्य जी हैं। वैद्य जी के हमने क्या बताया, वैद्य जी जो है उनके 2 लड़के हैं, एक रूपन करके हैं और दूसरे कौन है, बद्री। और कौन शहर से आता है भांजा, रंगना। ये तो होता मामा ही तो लगेंगे ना, हाँ वही। अब ये तीनों लोग हैं, रंगनाथ है वहाँ से आए, बैजी के यहाँ आए, इनके 2 लड़के हो गए। अब पूरे कॉलेज छंगामल की बात चल रही, तो वहाँ छंगामल में एक प्रिंसिपल होगा, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के अलावा मालवीय के नाम की बात की, खन्ना मास्टर, दोनों विरोधी किरदार में आगे। इनके अलावा एक नौकर इनके यहाँ सनीचर भी होता है, और बद्री पहलवान है, और बद्री पहलवान के यहाँ एक छोटे पहलवान भी हैं, हालांकि उनके अखाड़े में काफ़ी लोग आते हैं। मोतीराम, कुशहर, एक लोगों का काफ़ी डिटेल में हमने जो है नीचे चरित्र चित्रण में वो किया है, लिया है। कुशहर है, रामाधीन है, गयादीन है, सूदखोर है, बेला एक नायिका है, बेला सिर्फ, जोगनाथ रामनाथ का पुत्र, कलर्क राधेलाल कुतिया, पंडित राधेलाल, और रामस्वरूप यूनियन का सुपरवाइजर है, बेईमान मुन्नू है, खन्ना मास्टर है, और इनके अलावा दरोगा, सिपाही, बख्तवार सिंह, झगर, मंगरू, कप्तान, बंटा सिंह। लंगड़ आम जनता का प्रतीक है। लंगड़ बेचारा देखते हैं कि लास्ट तक वो बहुत व्यवस्था में भरोसा रखता है, तो आप देखेंगे बड़ा दुर्दशा उसका होता है। नकल बाबू, तहसीलदार पेशकार, बड़ा परेशान करता है लंगड़ को। प्रमुख गजहा ठाकुर दूरबीन सिंह, बाबू जयराम प्रसाद वकील। तो ये सभी लोग आपको देखने को पात्र के तौर पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे उपन्यास में एक ही साथ कथाएं मतलब कि समानांतर देखने को मिलेंगी। जैसे रामाधीन भीखम खेड़वी की कथा, जो तस्कर और वैद्य जी का विरोधी, तो यहाँ पे कई कथाएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक लिंक कर दिया गया है पूरी बातों को। जैसे रामाधीन भीखम खेड़वी है, उसकी कथा जो तस्कर है और वैद्य जी का विरोधी, तो दोनों चीज़ें हैं, तस्करी भी है, वैद्य जी का विरोधी। तो एक चैलेंजिंग पार्ट हो गया ना कि एक छत्र छाया में पूरा ये चलाए जा रहे हैं, छंगामल से लेके पूरे अपने सिपालगंज को, लेकिन भीखम खेड़वी आके उनको बढ़िया टक्कर देने वाला आदमी आ गया सामने से, वैद्य जी का विरोधी, तस्करी। गयादीन की कथा आएगी। गयादीन कौन है? बेला, एक ही लड़की पात्र है बेला, और बेला का जो संबंध होता है इनके क्या नाम है, वैद्य जी के बड़े वाले लड़के से होता है, बद्री पहलवान से। अब बेला के पिता कौन हो गया? गयादीन हो गया। वो तो चाहता नहीं कि बेला किस तरीके से शादी हो, ऐसा कुछ भी। तो वे सूद पर रुपया चलाते हैं और कपड़ों की दुकान करते हैं, इनका काम होता है। सूद पर रुपये भी देते हैं, कपड़ों की दुकान करते हैं। हालांकि रिश्ता उस्ता लेके जाते हैं, आप पूरा कथानक सुने होंगे क्या होता है फिर। छोटे पहलवान और उनके पिता कुशहर प्रसाद की कथा। एक छोटा पहलवान है और उनके पिता कुशहर प्रसाद है, जो सदैव आपस में वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। कुशहर और छोटा पहलवान, उनका ही पिता है, वो पहलवान बन गया, उनके अखाड़े में रह के और लड़ाई अपने पिता से करता है। एक लंगड़ प्रसाद की जो कहानी आएगी, बेचारा बड़ा सिस्टम में विश्वास करता है, लेकिन उसको पहले ही बताया जाता है कि बिना रिश्वत दिए काम चलता नहीं, लेकिन फिर भी वो चक्कर पे चक्कर तहसील का लगाता रहता है। नकल लेने की कथा उसकी भी है। सनीचर उर्फ मंगल प्रसाद के वैद्य जी की गुलामी करते करते गांव का प्रधान बनने की कथा भी है। सो सनीचर उर्फ मंगल प्रसाद की वैद्य जी की गुलामी करते करते गाँव का प्रधान बनने की। सनीचर मतलब एक नौकर ना उठ के कैसे जो है, उसका नाम मंगल प्रसाद है, मंगल प्रसाद है। और मंगल प्रसाद को आप देखो कि सनीचर उर्फ मंगल, बेचारा सनीचर जो है एक नौकर है, लेकिन वो वैद्य जी की गुलामी करते करते गांव का प्रधान है। ये चीज़ तो रंगनाथ को और नहीं समझ में आता है, जब देखता सनीचर जैसे लोग प्रधान बन जा रहे हैं। कॉलेज प्रबंध समिति की बैठक में और भुजबल का प्रयोग कर वैद्य जी का पुनः मैनेजर बनना, मतलब अगर पद पे ना ही जाएं कॉलेज की जो प्रबंध समिति में, लेकिन बाहों में जो उनके बल है उसकी ताकत से वो बैठ जाते हैं। वैद्य के लिए काम करने वाली जोगनाथ की गिरफ्तारी, पुलिस की कार्रवाई और अदालत का वातावरण, ये भी है। और बद्री पहलवान और बेला का प्रेम प्रसंग भी आएगा। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कॉलेज की जांच के लिए आना,
इनके यहाँ पे जो छंगामल चलता है, तो ये होता है कि चलो आज चेकिंग पे चलते हैं, तो एजुकेशन के कॉलेज के हाल जानने आते हैं। बेचारा लास्ट में वही होता है जो काली का हश्र हुआ था। काली भी कुछ पाता नहीं है, वापस से चमारड़ी में आता, कानपुर छोड़ के 6 साल बाद प्रतापी चाची से मिलने। अंत कितना त्रासद होता है, ज्ञानों को जहर दे दिया गया और उसका तो पता नहीं क्या हुआ। लल्लू लाल के यहाँ क्या काम करते करते फिर लास्ट में ट्रेन के पास मिला, क्या हुआ। रंगनाथ का गांव से मोह भंग होना और फिर से वापस शहर जाने की सोचना। बेला तो मात्र एक प्रतीकात्मक रूप में है। रुपन जो है उनका छोटा लड़का बाबू बेला को चाहता है, लेकिन उसका प्रेम संग बद्री से चलता है। और फिर बद्री के झगड़ने पर बैद जी कहते हैं कि शादी कर ले, तो शादी के लिए वो गयादीन से जाते हैं, लेकिन फिर गयादीन जो है बात वगैरह मानता नहीं है, कहाँ होता है, वो शादी से मुकर जाता है। तो ग्रामीण परिदेश में ये भी चीज़ें हैं, लेखक ने बड़ा पैनेपन से दिखा कि प्रेम प्रसंग तो चलता है, शादी की बात पे पीछे हट जाता है। बाकी 35 भागों में इसको देखना है। अंत में एक पलायन संगीत करके आएगा। पलायन संगीत के शीर्षक से उपन्यास का अंत होता है। और जो प्रिंसिपल है और खन्ना मास्टर की जो लड़ाई है, तो इनका जो रंगनाथ है, रंगनाथ क्योंकि बुद्धिजीवी है, भले वो ऐसा नहीं कि अपने मामा के पक्ष में है, तो मामा के पक्ष में मामा तो इनके प्रिंसिपल के साथ है, लेकिन जो रंगनाथ है पढ़ा लिखा, वो देख रहा है खन्ना मास्टर सही चीज़ का विरोध कर रहा है और प्रिंसिपल कुर्सी तोड़ रहा है सिर्फ इनके मामा बैजी की वजह से। तो बीच में वो खन्ना के प्रति बड़ी सहानुभूति रखता है, सहायता करने की कोशिश करता है। अंत में जो बैजी है वो खन्ना मास्टर से बलपूर्वक त्यागपत्र ले ही लेते हैं कि अब निकल जाओ। तो ये हसर होता है। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर के स्थान पे रंगनाथ को कॉलेज में इतिहास विषय पढ़ाने का प्रस्ताव करते कि तुम ही पढ़ा लो। खन्ना मास्टर चले गए। रंगनाथ को गुस्सा आता है, भाई ऐसी परिस्थिति में जब खन्ना साहब जैसे अच्छे लोगों को तुम निकाल के हमको कह रहे हो तुम्हारे यहाँ छंगामल में बैठ के पढ़ाएंगे, क्रोधित हो जाता है। पलायन संगीत इसलिए पलायन करने की सोचता है, यही पलायन संगीत हो जाता है। बाकी ये काल्पनिक जो है सिपालगंज जो है लखनऊ के आसपास का ही क्षेत्र लगता है। एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, लखनऊ के आसपास का बहुत जगहों पे जिक्र आता है। ये आसपास जैसे अमृतलाल नागर हुए, ये भी हुए, तो ये वही का सिपालगंज का आसपास का जिक्र है। व्यंगपूर्ण शैली में, मिथकी शिल्प में है। उपन्यास की भाषा भी उर्दू शब्द से बहुल से है। व्यंग रूप में प्रिंसिपल साहब अवधि से वाक्य कहलवाए गए हैं। बाकी उनके सारे आ ही रहे हैं। भाषा प्रयोग तत्कालीन परिवेश वगैरह को, वो बहुत सारे शब्द भी आते हैं, जैसे उर्दू शब्द में बदकलाम, हिकारत, मुआयना, इतला, सुबह, इजलास, तो बड़ा मिक्स पूरा हो जाता है। यहाँ पे गजहाँ शब्द का प्रयोग सिपालगंज के उन लोगों के लिए किया जाता है जो स्वयं को तथाकथित रूप से संपन्न और सम्मानी, बिल्कुल अपोजिट लगता है गजहाँ, मतलब जो स्वयं को अपने आप से ही कहते हैं मैं बड़ा संपन्न और सम्मानीय व्यक्ति हूँ, मुझे पूरा सम्मान मिलना चाहिए, वो ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पे लास्ट के पेज में एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे भूमिका बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे लास्ट का पेज भी, कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में ना गबन है, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का ये उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। लास्ट के पेज पे लिखते हैं, तो राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को बड़ी सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से आखिर तक इतने निशंक और स्वदेश व्यंग के साथ ये लिखा गया है। हिंदी का शायद ये पहला बृहद उपन्यास है, फिर भी राग दरबारी व्यंग कथा नहीं है। इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। ये उसी जिंदगी का दस्तावेज है। यह संबंध बड़े नगर से लिखा जाएगा तो बड़े नगर में तो बात रहेगी नहीं, इसलिए जैसे मैला आंचल लिखा गया जहाँ पे फूल सूल धूल सब कुछ है, तो इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से, जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थ और उनके अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। ये तो उसी जिंदगी का दस्तावेज है। 68 में आया, साहित्यिक घटना है। 70 में साहित्य अकादमी, 69 के आसपास मिला। 86 में दूरदर्शन धारावाहिक लाखों लोगों को बड़ा प्रिय लगा। तो ये एक तरीके से कालजयी उपन्यासों में से आता है। अब इनके बारे में हमने सारी चीज़ें आपको 86 में 68 में क्या चीज़ें हुई समझ में आया। वैसे राग दरबारी का प्रकाशन जब 68 में हुआ, 69-70 के आसपास साहित्य अकादमी मिला, तो कहते हैं कि ये कल का यथार्थ था। शायद तब लोगों को उसमें कल्पना की अधिकता ज़्यादा लगती थी, जबकि ये रियलिटी है। लेकिन आज की जब भ्रष्ट समाज और सत्ता के आईने को देखें
तो ये कहना अनुचित नहीं होगा, शायद इसलिए 2018 में राग दरबारी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज भी उपन्यास लाखों लोगों को प्रिय है। व्यंग की उच्च कोटि है। स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जनजीवन को सामने रखा गया है। अंग्रेजी सहित लगभग 16 भारतीय भाषाओं, इतने भाषाओं में ये अनुवाद भी किया जा चुका है। इस पर एक दूरदर्शन 1986 में जो धारावाहिक बना था 1986 में, अवधी भाषा देखने को मिलता है। आदर्श वर्सेस यथार्थ का खींचतान देखने को मिलेगा। उपन्यास का मुख्य बिंदु यही कि जब आदर्शवाद और यथार्थ टकराते हैं ना, तो पहले हार मानने वाला आदर्शवादी होता है। ये प्रेमचंद जी की उसमें भी देख सकते हैं। शुरू में आदर्श का ही तारा था, फिर साफ साफ मोह भंग हो गया, कफन और गोदान पे आ गए। तो वो चीज़ यहाँ भी दखता है। शुक्ल जी तो कहते हैं कि एक बड़े नगर से कुछ दूर एक गांव का ही जो स्वार्थीपन है, उसी चीज़ को हम आपके सामने इसमें रखते हैं। यूपी का पूर्वांचल का एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी आपके सामने रखते हैं। और ये अपने शोध कार्य के लिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए दोनों चीज़ें, क्योंकि वैद्य जी तो वैद्य जी है, नाना मामा जो भी लगते हैं वैद्य जी। भांजे का हेल्थ का भी इशू था, रिसर्च में काम कर रहा था, हेल्थ भी ठीक नहीं था उसका, तो लाभ के लिए आया था। और एक ट्रक में, जैसे एक ट्रंक लेके आया था काली, बेचारा एक ट्रंक लेके आया था बक्सा, वो भी यहाँ पे वो लुटा के चला गया गांव में चमादड़ी में। ऐसे एक ट्रक में ये सवार होकर आया था। ट्रक से ही कहानी बड़ी विचित्र शुरू हो जाती है। उसकी पढ़ाई लिखाई का बड़े मज़ेदार किस्से शुरू होते हैं। वो इतिहास विषय से MA कर चुका है और 5-6 महीने के लिए आया था यहाँ। परेशान हो जाता है लास्ट तक जाते जाते। गांव की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। तो एक विकृत पतोन्मुखी गांव का प्रतीक है, उसको दिखाया जाता है। यहाँ पे इंटर कॉलेज है, क्या क्या चीज़ नहीं है इस गांव में। कस्बा नुमा है ना, ऐसा नहीं कि एकदम ही कुछ नहीं है। कस्बा नुमा गाँव है तो इंटर कॉलेज तो है, थाना भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, ग्राम सभा भी है। अगर एक ऑप्शन बना दे कि शिवपालगंज में क्या क्या है, तो कस्बा नुमा है, एकदम पिछड़ा ही गाँव नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे आप मैला आंचल मेरी गंज में देखते हैं कि व्यवस्था करना है, नहीं तो मेरी जो है बेचारी बीमारी से उसका एंड हो गया। एक अस्पताल के चक्कर में जो है वो घूमते रह गए। ये तो कस्बा नुमा गाँव है। इंटर कॉलेज भी है, थाना भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, ग्राम सभा भी है, सहयोगी समिति भी है, शराब घर भी है। रंगनाथ के मामा बैद जी वैद भी है, और वहाँ के छंगमल कॉलेज के प्रबंधक गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड। सिर्फ सुधार का नारा, लेकिन देखा जाए तो कुछ नहीं करना है। ऐसे वैद्यनाथ का छोटा बेटा जो है वो भी है। रूपन बाबू की खासियत ये है कि ये जो छोटा है राजनीति करा, 10वीं पास नहीं कर पाया है, 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार फेल हो गया, और फिर को कॉलेज में सीना चौड़ा करके घूम रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, राजनीति में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये खुद कुछ सारी चीज़ें ऐसे करा, 3 बार फेल हो रहा है, सब कुछ ये सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन एकदम तन के चलता है। तो रंगनाथ को वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं लगती। ऐसे कॉलेज में 3 बार फेल होके भी राजनीति झाड़ रहे हो, किंतु वह उसे बदल भी तो नहीं पाता। वही सबसे भाग जाना चाहता है, किंतु फिर किसी के कहने पर उसे एहसास होता है यही स्थिति तो हर जगह होगी, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में, और यही तो यथार्थ है, यही तो रियलिटी है। कि मतलब ऐसा नहीं कि ये एक जगह का है, जैसे मैला आंचल, यही होता आदर्श वर्सेस यथार्थ वाली बात। तो उपन्यास के मुख्य पात्र में आप देखते हो वैद्य जी जो है कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर कॉलेज के ही। इनका उम्र कितना है, लगभग 62। नेता थे और मुख्य पात्र थे। सारे गांव की प्रगति और विकास के दरमदार इन्हीं के थे, उनके संरक्षक भी थे ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, बहुत ही अवसरवादी नेता इस रूप में दिखाया गया। इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं, शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर कॉलेज की अर्थव्यवस्था आदि सभी बातें इन्हीं के इशारों पे चलती है। लेकिन इसी से कमाई नहीं होता, एक पैसा और भी है, वैद्य का पेशा। उसने रोग को 2 भागों में बांट रखा है, एक प्रकट रोग कहता है, एक गुप्त रोग होता है, जिसे खुद के पैसा को बांट रखा है। इसके कैरेक्टर में एक भ्रष्टाचार वाला रूप है, एक आदर्श रूप है जो वैद्य जी का है। सेम ऐसे बीमारी की दवा भी करता है। वैद्य जी के दवाखाने का ये विज्ञापन था, जीवन से निराश युवकों के लिए आशा का संदेश। गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं, फ़ायदा न होने पर दाम वापस जैसी रकम भी रखते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य के नाम पर भी बड़ा खौफनाक भाषण भी देते हैं कम उम्र के बच्चों को लेके। समानता वैद्य जी के व्यक्तित्व में स्वार्थपरता, अवसरवादिता, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जितनी बुराइयाँ हो सकती है, गुटबाजी से लेके मानसिक विकृतियाँ तक है। उन नेताओं का प्रतीक जिन्होंने अपने काले कारनामों से जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को विकृत और विद्रोह बनाया है।
बगुला बगजू उपन्यास में तिगड़मी व्यक्ति दिखाया गया है जो स्वार्थी है, राजनीतिक के रूप में चित्रित किया गया है। कोऑपरेटिव यूनियन कॉलेज और ग्राम पंचायत पर इनकी पकड़ है। छंगामल कॉलेज के वास्तविक प्रधान और सहकारिता समिति के मैनेजर यही। ये तिगड़मी व्यक्ति वैद्य जी को बड़े ही शांतचित्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इनके मुख से प्यार, प्रेम, हिंसा गीतों की बातों को देखें तो गीता की बातें फूटती है। महाराज के दास साहब जैसे व्यक्तित्व के जैसे दिखाए गए हैं। अब महाभोज में देखिए दा साहब, हालांकि लास्ट में कोई कुछ कर नहीं पाता है, कितना खराब अंत होता है। वहाँ पे भी आप देखो महाभोज में दा साहब बड़े आदर्शवादी चरित्र, सबके सामने आदर्शवादी, गांधीवादी। और यहाँ तक कि अपने बेटे जो है बद्री का विवाह जो है गयादीन के यहाँ चले जाते करवाने। गयादीन तो उनसे बहुत कम तरह, गयादीन कहते भाई नहीं कर पाऊंगा, कहाँ आप राजा आदमी, कहाँ मैं। लेकिन नहीं, एक प्रगतिशील सोच भी है कि अंतर्जातीय विवाह का समर्थन भी करेंगे कि बद्री जो है बेला से फंसा हुआ है। अब दिखाए गए लेकिन अकेले में ब्राह्मण और वैश्य में जातीयता की दीवार खड़ी करके जातिवेद के समर्थक भी हैं। तो रंगा सियार हो गया ना। किसको रंगा सियार कहा गया गोदान में? वही हाल इनका है। गोबर वहाँ पे कहता नहीं उनको रंगा सियार, वही है। बद्री पहलवान बैजी के बड़ा बेटा बद्री पहलवान के साथ गुंडों का जैसे गुंडों का क्या अखाड़ा चलाता है, अखाड़ा के साथ गुंडागिरी भी करता है। पिता के षड्यंत्रों में सहयोग करना, सब गुंडे के बल्कि यानी अपने अखाड़े में तैयार किए रहता बढ़िया। उपन्यास के अंत में ये दिखाया जाता है कि बैजी अपनी संपत्ति का इकलौता वारिस, कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर इसे बना देते हैं। अच्छा, बाद में जब ये इनका रूपन भले ही वैसे दिख रहा है लेकिन वो रंगनाथ से प्रभावित रहता है थोड़ा सा, इनसे बद्री से वो थोड़ा सा आदर्श वाले चोले से दूर रहता है वो। तो बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर लड़के को वही इकलौता उसको बना देते हैं। बैज जी के षड्यंत्रों में सलाहकार व राजनीति के दांवपेच से वैद्य जी को कई मुसीबतों के बाहर निकालने का काम भी पिता के कार्यों में सहयोगी आज्ञाकारी पुत्र है ना, तभी तो सारा इसको पकड़ा दिया गया। रूपन इस मामले में बहुत पीछे है। शिवपालगंज में एक अखाड़ा है, उसका मालिक है बद्री, और पहलवानों की कुश्तियां करवा के मनोरंजन करने का काम भी सीखा है। एक इनका शिष्य चेला, बहुत बढ़िया चेला है, छोटा पहलवान, जो कि अपने ही पिता की पिटाई करता रहता है। और ये है इनका बद्री पहलवान का शिष्य, कुशार प्रसाद का लड़का। कुशार प्रसाद बड़े परेशान आके बद्री उनके बैज जी से कहते हैं कुछ तो सुधारो, ये जो पहलवान इनके यहाँ सीख रहा है वो तो मेरे पे ही हावी हो जा रहा है। बद्री का ये सिद्धांत था जिसकी लाठी उसकी भैंस। गांव में कोई भी अनैतिक काम कर दे तो उसके गजने या ऐसे मामले के कार्यभार बद्री के पास आ जाते, बद्री उसको सुधार लेता। उसके पास अखाड़े में एक से बढ़ के एक लोग हैं। जेब में हर समय नोट की गड्डी रखता था, पैसे वाला था, गड्डी रखता था। क्यों रखता था नोट की गड्डी, क्यों रखता था? कानूनी दांव पेच खेलने के लिए, पैसे के बल पे। औपचारिकता के चोचले बढ़ते, सब अनौपचारिक काम चल रहे थे धड़ल्ले से। थाना है, पोस्ट ऑफिस, शराब घर, सब तो है यहाँ पे। और एक तरफ ये है, एक तरफ वो है। भीखम खेड़वी से भले चैलेंज मिले, बाकी तो सब इन्हीं के फेवर में है। मास्टरों के प्रति इनका संबोधन कुछ ऐसा था। मास्टरों को बड़ा इज्जत देते थे कि आदमी हो या पैजामा हो। शुक्ल जी कहते हैं मलमल का कुर्ता और उनके नीचे कभी बनियान नहीं पहनता, कमर में लंगोटी बांधे हुए, लेकिन खास अवसरों पर लुंगी भी पहन लेता था। मलमल का कुर्ता पहन रहा है, कभी बनियान नहीं पहन रहा है, कमर में लंगोटी बांधे हुए, लेकिन कभी खास अवसर पे लुंगी भी। साफ सुथरे घुटे हुए सिर पर कड़वे तेल की चमक, शेर की तरह जमाई लेते दिखाया गया उसको। इसकी भाषा शैली में गाली गलौज का मिश्रण, मुहावरे, ये सारी चीज़ें पहलवान में दिखाए गए हैं। पिता को ये क्या कहता था? बापू। पिता को बापू शब्द से संबोधित करता था। बद्री रूपन को अपरिपक्व का मतलब, एक जो बद्री है वो रूपन को यानी छोटे वाले को, 18 साल का है ना, तो अपने को तो शेर समझ रहा है, उसको अपरिपक्व और बुद्धू भी समझता था। और जब बेला का साथ वो देता है तो बद्री ने चिमिरखी भी कहा। बाद में वो तो प्रेम में ये भी पड़ा रहता है, लेकिन वो तो बेला इसी के साथ रहती है। बद्री का गांव के गयादीन कॉलेज की प्रबंध समिति के उपसभापति की लड़की बेला से प्रेम संबंध है। ये कॉलेज की प्रबंध समिति के उपसभापति थे गयादीन, इसलिए जब वो खन्ना वगैरह परेशान होते थे ना तो इनके यहाँ पे आते थे, लेकिन बेचारे ये हाथ खड़ा कर देते थे, मैं उपसभापति नाम का हूँ, हमारी खुद की लड़की तो कंट्रोल में है नहीं,
और मेरा वहाँ कुछ चलता नहीं इन लोग के आगे। रूपन थर्ड में बैजी का छोटा बेटा, उम्र 18 साल है, 10वीं कक्षा में पढ़ता, 3 साल हो गए फेल होता रह रहा है। स्थानीय नेता है, सबको एक नज़र से देखता है, दुबले पतले, मतलब हाँकता है एक ही जैसे, इज्जत तो नहीं करता, दुबला पतला है, लंबाई पूरी है, सफ़ेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनता है, और सबसे बड़ी बात है गले में रेशम का रुमाल बांधते हैं। एक तो लंबा सा है, दुबला पतला है, लंबाई पूरी है, सफ़ेद धोती, रंगीन बुशर्ट, और सोचिए गले में रेशम का रुमाल, लगेगा पक्का वाला गुंडा। रूपन रंगीला छात्र नेता है, गुंडागिरी करता है, इसकी पैदाइशी जागीर है गुंडागिरी करना। बाकी तो बेला है ही, बेला से गयादीन की लड़की, इनसे एकमात्र स्त्री पात्र प्रेम है इनके बड़े बद्री का। एक प्रेम पत्र लिखता है जिसे पहले तो मतलब एक प्रेम पत्र लिखा जाता है, यानी गयादीन की लड़की बेला से जो प्रेम करता है उसे एक प्रेम पत्र लिखता है जिसे पहले तो गयादीन पढ़ता है, पहले गयादीन पढ़ता है और बाद में प्रिंसिपल पढ़ लेता है। तो ये चीज़ उनके पिता प्रेम पत्र को पढ़ लेते गयादीन, और बाद में प्रिंसिपल तक प्रेम पत्र वो पहुँच जाता है, और इसे हिंदी में लिखे किसी कवि की कविता कहता है कि यार कोई हिंदी में कोई कवि कविता लिख दिया है। ऐसा है बेला का प्रेम पत्र। गयादीन भी पढ़ रहे हैं वो भी, और कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि ये किसके बारे में है, किसने लिखा है। समझने वाली चीज़ है। रोमांस का इच्छुक है, न्यायप्रिय है और सत्य का पक्षधर है। मतलब रोमांस का इच्छुक है, लेकिन अब एक ही पात्र है कुल मिला के कैरेक्टर में, तो कहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। रोमांस का इच्छुक है, न्यायप्रिय है ये, और सत्य का पक्षधर है, इसलिए पिता से नहीं पढ़ता है, इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ा भाई बन जाता है, इसको मिलता भी नहीं है। पिता के विरोध करने पर भी नहीं हिचकता, वैद्य जी का पुत्र होते हुए भी उसका अपना एक नाम और अस्तित्व है। विद्यार्थियों का लीडर है, लेकिन तहसीलदार उसका हमजोली, थानेदार उसका दरबारी और प्रिंसिपल उसका मातहत है। सबको लेके चलता अपनी लीडरी से। तहसीलदार उसका हमजोली है, बेचारा लंगड़ ऐसे ही तो चक्कर लगाता रहता है। इनके हमजोली हैं तहसीलदार, और थानेदार इनके दरबारी, और प्रिंसिपल इनके मातहत। कॉलेज के मास्टरों के व्यवहार और आचरण से हमेशा असंतुष्ट रहता था। मास्टर लोग को ये कहते हैं जैसे भयाना, भयम, भीषण, भिषड़ाना, और पिताओं का पिता मानता था। बार बार फेल हो रहा था, इसको पसंद थोड़ी था वहाँ पढ़ना। तो उनके लिए व्यवहार में, आचरण से हमेशा जैसे एक असंतुष्टि दिखती ना, तो मास्टर लोग को ऐसे उसका वो संबोधन में होता कि भयाना, भयम, भीषण, भिषड़ाना और पिताओं का पिता, ये ऐसे लोग हैं। कंधे पर धोती का एक छोर, गले में रुमाल, रंगीन बुशर्ट, नीचे पैंट, पान खाकर पीक थूकता हुआ चल रहा है, एक छोर लटका हुआ है। मान लो एक ऐसे स्टेटमेंट दे दिया गया और थोड़ी गहराई से नहीं पढ़े हो, 4 उपन्यासों का नाम दे दिया गया, और फिर दे दिया गया कि गले में रेशम का रुमाल, पान खाकर थूकने वाला, एक बुशर्ट रंगीन, ऐसा कुछ दे दिया गया। एक बढ़िया क्वेश्चन बना देंगे। नेतापन का सामंजस्य लिए फिरता है और सबका काम करा देने के लिए आतुर भी रहता है। मददगार है, न्यायप्रिय है, सत्य के पक्षधर है, बड़ा उसको पसंद नहीं आता अपने पिता की चोचलेबाजी वगैरह। दुकानदारों को भेंट के रूप में वो सामान देकर उन्हें अनुग्रही समझता है। इक्के तांगे वालों द्वारा उसे गंतव्य स्थान छोड़कर कि किराए के बजाय रूपन से आशीर्वाद हो। एक तरीके से जो इतना मतलब एक होता नहीं कि लोग कहते हैं नहीं बड़े साहब, तो गंतव्य स्थान से छोड़कर किराए के बजाय रूपन से वो लोग आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन ये एक ऐसा है ना कि मतलब डाउन टू अर्थ वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा वो रौब नहीं झाड़ता अपने वो बड़े भाई के तरीके से। इन सब के लिए थोड़ा सा ये न्यायप्रिय है। मास्टरों का पिछलग्गू, गांव की कल्याण की चिंता और 2 गुटों की लड़ाई करवाकर बीच में शांतिदूत की भूमिका में भी दिखाया गया है। फिल्मी दुनिया की किताबों के साथ साथ उसे शेक्स और साहित्य पढ़ने का शौक भी है। दूरदर्शी है, कूटनीतिज्ञ है। पिता से विद्रोह के फलस्वरूप पिता द्वारा संपत्ति से बेदखल कर दिया जाना उसे नीच, विश्वासघाती ये भी कहा गया था, और सारा संपत्ति उठा के दे दिया गया उनको। सबसे बढ़िया कैरेक्टर रंगनाथ, बेचारा आया था दवा करवाने, उसे नहीं पता था कि वैद्य जी क्या जा रहे हैं, वो तो उनके मामा का पहला रूप है, उसके पीछे वाला रूप क्या है, हम तो और बीमार हो जाएंगे। रंगनाथ इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो शिवपालगंज की जिंदगी को तटस्थतापूर्वक देखता है। रंगनाथ हमारे देश के निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विवेकशील होकर भी विद्रूपताओं के प्रति मौन एवं तटस्थ बनाए रहते हैं। मतलब देश के निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे मुक्तिबोध का हाल हो गया। मुक्तिबोध ज़्यादा बुद्धिजीवी होने पे बोल के क्या करेगा,
माँ भोज में तो महेश ने बोला था कुछ तो नहीं हुआ, काली आके यहाँ पे बोला क्या हुआ उसके साथ हर्ष। लेकिन यहाँ पे रंगनाथ हमारे देश के निष्क्रिय बुद्धिजीवियों में प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो विवेकशील होकर भी विद्रूपताओं के प्रति मौन एवं तटस्थ है। भाई पूरा शिवपालगंज तो उसके मामा की सारे पे चल रहा, बोल के करेगा क्या? बद्री पहलवान कुटाई कर दे तो उसकी। रंगनाथ इतिहास एमए और शोध स्कॉलर है। शोध का विषय इंडोलॉजी विद्याशास्त्र है। मतलब हमारे सिलेबस में 2 ऐसे निबंध लगे जिसमें स्कॉलर दोनों परेशान हैं। इसे लग रहा है रिसर्च के क्षेत्र में जाने पे साहित्य में क्या होगा। चाहे वह महेश हो गया महाभोज में, उसकी भी दुर्दशा है। वो रिसर्च में कुछ लिखवा रहे हैं, रियलिटी में यथार्थ पे कुछ और हो रहा है। यहाँ पे ये बेचारा आया है, इसका रिसर्च धरा का धरा रह गया, पूरा शिवपालगंज का इतिहास खंगाल जाए। वैसे इसके विषय को ध्यान रखिए, इंडोलॉजी विद्याशास्त्र बहुत संवेदनशील है, न्यायप्रिय है और भाई भतीजावाद का विरोधी है और अन्याय के प्रति मन ही मन में बहुत रोष भरा हुआ है कि सही नहीं हो रहा है सब। वैजी का भांजा है और वैजी के यहाँ स्वास्थ्य लाभ हेतु आया था। अनीति, अनाचार, भ्रष्टाचार इन सब के संबंध में रूपन के दिल की भड़ास निकालने वाला है। मास्टर खन्ना के प्रति सहानुभूति है और प्रिंसिपल और वैजी के प्रति गुप्त रूप से विरोध करने वाला दिखाया गया है। सीधे तो नहीं बोल सकता ना, मामा घर से खेत देंगे पहले ही दिन। बेला से एक दिन इसकी भी मुलाकात हो जाती कि एक ही लड़की है उसमें, अब रूपन भी है, रंगनाथ भी है, उधर वो पहले से ही है पहलवान। तो बेला की स्मृति का ध्यान उसको एक दिन आ जाता, वो मिलने तो आती है इससे, लेकिन वो इससे मिल जाती है। तो दमित वासना की तृप्ति करने वाला भी दिखाया हुआ, आज की युवा पीढ़ी का प्रतीक जो है वो भी दिखाया गया है। बद्री पहलवान के शब्दों में रंगनाथ कुछ और प्रिंसिपल ने उसके विचारों को सुन उसे गधा कहा था कि ये गधा है। एक कैरेक्टर आता है लंगड़, लंगड़ प्रसाद, उसके माता पिता ने नाम लंगड़ दिया था। वैसे लंगड़ जो था शिवपालगंज से 5 कोस दूर एक गांव का रहने वाला है, बीबी नहीं है, लड़कों से नाराज़ है और उन्हें अपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। कोई मतलब नहीं है, पत्नी तो है नहीं, बच्चे तो है भी, तो कोई मतलब नहीं है। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना क्या बोलूँ क्या याद करूँ से। और जैसे जैसे किसके यहाँ पे गीता का वाचन हो रहा है, उपनिषद का वाचन, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करता है। गाते गाते थक गया तो ठाले बैठे एक दीवानी का मुकदमा भी दायर कर बैठता है। माथे पर कबीरपंथी तिलक लगाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको मठ वाली बात तो मैला आंचल में याद आएगा। वहाँ भी मठों का लेके मठे धी से एक से बढ़ के एक है, तो ये मठ वाली बात ना हर जगह चलती रहती है। ये भी भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाया करता है। गाते गाते जो है थक गया तो ठाले बैठे एक दीवानी का मुकदमा दायर कर बैठा। चलो एक दीवानी का मुकदमा, लेकिन इसे पता नहीं कितना लंबा खींचेगा। माथे पर कबीरपंथी तिलक लगा रहता है, गले में तुलसी की कंठी माला रहती है, संत आदमी है। लंगड़ उपन्यास के प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी ज़मीन के कागजों की रजिस्ट्री के लिए दौड़ता रहता। बड़ा उसको विश्वास होता नहीं सब होगा अच्छे से, वो भी बिना रिश्वत दिए होगा। ये तो और ही दिक्कत है, बीच बीच में सब उसको टोकते रहते, भाई तुम्हारा काम हुआ कि नहीं, देख रहे हैं कितने दिन से कचरे का चक्कर लग रहा है। सबसे बड़ी खासियत है लंगड़ की, कानून पे भरोसा करने वाला है, धैर्यवान है, सत्य के लिए लड़ने वाला है, रिश्वत नहीं देने वाला है। जिसे गांव के लोग कहते हैं महामूर्ख इंसान, जाहिल है और बेवकूफ़ है। लंगड़ को रसीद के कागज अंत तक नहीं मिलते। ये पात्र और ये घटना उपन्यास में एक व्यंग है, जैसे भोलानाथ का जीव, हरिशंकर परशाई। भोलानाथ जीव बेचारे, उनका जीव कहाँ अटक गया, स्वर्ग में जा ही नहीं रहा, फाइलों में अटक गया। ये लोग उनके पैसे ही सेंसन नहीं कर रहे हैं, इतने दिन से उनका परिवार, उनका भरण पोषण रुका हुआ है। तो जैसे वहाँ हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया, बिल्कुल लंगड़ के माध्यम से ही, कि एक व्यक्ति अगर आस्था रखे ना तो उसके आस्थे पे बार बार कुठाराघात किया गया है। ये व्यंग है, ये यही दिखाता है सरकारी दफ्तर व सरकारी कामकाज में बिना रिश्वत के काम नहीं चलता। लंगड़ से बार बार पूछा जाता, वो एक आम आदमी है, उसको भरोसा है कि नहीं हो जाएगा। अन्याय को देखकर बहुत छटपटाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। लंगड़ का पैर घुटने के पास से कटा हुआ है, इसलिए इसे लंगड़ कहा जाता है। वह रोज 100 कोड़े खींचकर अपनी पीठ पर लगाता है। उपन्यास में लंगड़, रंगनाथ और गयादीन ऐसे पात्र हैं। एक लंगड़, एक जो बेचारा रंगनाथ आया, एक गयादीन उसके पिता बेला के। बेला का पिता भी बोले ये नाम के उपसभापति है, बाकी कुछ काम दाम या उनको कुछ दिया थोड़ी गया है। जो ये गए थे क्या नाम, रिश्ता लेके अपने बेटे के। ये ऐसे पात्र जो गांव में चल रही है ना प्रशासन व राजनीति की ऐसी षड्यंत्रकारी कूटनीति से बड़े परेशान है, मनी मन क्षुब्ध, घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं कि निकले कैसे।
और बहुत अंदर से आक्रोश भी, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। क्यों? परिस्थितियाँ इनके पक्ष में नहीं है, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये शनिचर है, एक नौकर प्रधान बन गया। कहानी इसकी इंटरेस्टिंग है। पूरा नाम था मंगलदास। पिता दुलारे लाल बैजी के घर में क्या करता था? बढ़िया काम करता था, भांग पीसने का काम। दुबला पतला शरीर, सफ़ेद वाला। अच्छी बात यह है कि सोचिए इनका खुद का लड़का जो है बेचारा, उसको कुछ नहीं मिला रूपन को, ये सब शॉक्ड हो गए, ये प्रधान बन गया। दुबला पतला शरीर, सफ़ेद बाल, आगे के दांत नहीं, ये गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहन के विद्रूप दिखता है। और बैजी के दरबार की मुख्य अगर शख्सियत है तो पूरा रौनक। एक तरफ भांग पीसा जा रहा है, बैजी बैठे हैं, 4 लोग और बैठे हैं। दरबार के मुख्य शख्सियत यही है और पूरा राम भक्त हनुमान के रूप में बताया गया है, जिसके लिए बैजी की बात और उनका फैसला शनिचर के लिए लोहे की लकीर। तभी तो इतना ज़्यादा आप किसी का चापलूसी भी इस स्तर तक करो कि उसकी विश्वसनीय पात्र हो, तब तो प्रधान का पद मिलेगा। मूर्खतापूर्ण बातें करता रहता है, इसके व्यवहार और शारीरिक वेशभूषा से वो चलता फिरता है एक शनिचर ही लगता है, इसलिए लोग उसे शनिचर कहते हैं। कार्यों की तरह बहुत गप्पे मारता था और बेसिरे पैर की बात करता था। मक्कार था, मेले में लड़कियों से छेड़छाड़। एक प्रसंग मेले में छेड़छाड़ वाली लड़कियों का भी आता है, उसमें ये भी है। शनिचर बैजी की कृपा से गांव सभा का प्रत्याशी चुन दिया जाता है और वोट मांगते समय लोगों से क्या कहता है? देश सेवा की सबसे बड़ी श्रेष्ठता तिकड़म ही होना है और गांव सभा का सभापति बस बन जाना है, और बन भी जाता है। एक दुकान खोलता है, अफीम को छोड़कर सभी सामानों की बिक्री करता है और ये वैद्य जी को गांव का प्रधान मानकर खुद को, मतलब ये नहीं कि अपने को सामने रखता है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये चापलूस भी था और उनको खड़ा भी किया, तो क्योंकि खतरा थोड़ी है वैद्य जी को, और किसी को करे तो सत्ता हथिया लेगा, खुद को उनके अंडर में ही मानता है। तो ये दिखाया गया कि हमारा जो है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रधान की ये भूमिका में ऐसे कि महिलाओं को ग्राम प्रधान महिला होंगी, पंचायत वेब सीरीज में देखा होगा, वो सारा काम उनके पति देख रहे हैं। राग दरबारी में ये दिखाया गया है कि हमारा लोकतंत्र किसी चीज़ है जो ऐसी चीज़ है जो बदन पर महज एक जंगिया धारण करने वाला। शनिचर को ग्राम प्रधान भी बना सकते हैं, बस उसकी एक शर्त है कि वो प्रधानी पूर्व और प्रधानी बाद भी पूरी आस्था के साथ वैद्य जी की बैठक में भांग पीसता रहे। न्याय के लिए थोड़ी उसको बनाया गया है। चंगामल कॉलेज की स्टाफ में प्रिंसिपल भी आते हैं, दुबले पतले शरीर के और वैद्य जी के पूरक चरित्र हैं। वैद्य जी की दूसरी हुजूरी करने वाले चापलूस, गुटबंदी, छलबादी, उसमें महारत हासिल है और टीचरों को बहुत परेशान करता है। बाकी इनके उपन्यास में तिकड़मी चाल साजी, धूर्त अन्यायी पात्रों में ये सबसे शोषण करने वाला ये भी है। नियमित हाजिरी लगाता है वैद्य जी के दरबार में। इनका जीवन दर्शन था कि अपनी टेक पर अरे रहना, एन केन प्रकारेण, अपनी जेब भरना, वैद्य जी के आगे दुम हिलाना, और क्या नीति था? कोई बात नहीं, मौका आने पर सब समझ लेंगे। भाई भतीजावाद का समर्थक है, परिस्थिति का मारा हुआ दिखाया गया। कमज़ोर और लिजलीजा व्यक्ति है, जिसके कंधों पर 4 बहनों की शादी का बोझ भी है। शत्रु को परास्त कर उनसे दोस्ती गांठना, रंगे सियार की तरह रहना, आचरण करने की कला में दक्ष दिखाया गया है। अरे वो राय साहब जैसे नहीं, गोदान के थोड़े कुछ कैरेक्टर, जिम्मेदारी इस पे भी है। उपन्यास के अंत में खन्ना मास्टर के, अच्छा खन्ना वहाँ पे भी है, लेकिन खन्ना वहाँ मिल मजदूर मिल मालिक हैं, यहाँ खन्ना मास्टर हैं। तो जब वो त्यागपत्र दे देने के बाद जो है, उनसे प्रिंसिपल जो है ये कहना कि अब हमारा झगड़ा खत्म हुआ, ऐसा, क्योंकि वो न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इनकी बात नहीं सुनते थे, तो इसको बड़ी खुशी हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से आधुनिक संस्था प्रमुखों की आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक बोझ की चक्की में पिसने वाले व्यक्तियों का चरित्र खींचा गया है। मास्टर मोतीराम क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? साइंस पढ़ाते हैं, बीएससी किए हुए हैं। 9वीं कक्षा में छात्रों को जो है, जब ये बात इनके कॉलेज में रंगनाथ आते हैं तब की बात है, लगभग 9वीं कक्षा में छात्रों को अपेक्षित घनत्व के टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। आटा चक्की का उदाहरण देते थे, मतलब एक साथ 2 काम होता था, आटा चक्की भी चलता था, तो अपेक्षित घनत्व पढ़ाने के साथ अपना वही एग्जाम्पल उससे जोड़ दिया, आटा चक्की वाला। इनके आटा चक्की की दुकान थी, तो पढ़ाई से ज़्यादा चक्की कैसे चल रहा, वहाँ से खर्चा निकालने की बात होती। ये ना तो प्रिंसिपल के गुट में थे, ना खन्ना मास्टर के गुट में थे। बड़े इंटरेस्टिंग पात्र हैं मोतीराम। इनको अपनी चक्की से मतलब है, अपेक्षित घनत्व चल रहा है, साइंस पढ़ा रहे हैं, पूरा ध्यान है चक्की पे, सारा काम चल रहा है कि नहीं, तो कोई गुटबाजी नहीं।
प्रिंसिपल ने मोतीराम को डिप्टी डायरेक्टर को लाने शहर भेजा था। तो ये शहर के अखबार के संवाददाता हैं। दरोगा जी इनकी बड़ी इज्जत करते थे और इन दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब भी करते थे, क्योंकि किसी गुटबाजी में नहीं है। मालवी जो है वो 7वीं कक्षा को पढ़ाते हैं। मालवी जी के मास्टर मोतीराम जी की चक्की संभालने के लिए चले जाने के कारण 9वीं कक्षा को भी पढ़ाते हैं। इनके साथ ये हुआ बेचारे कि वो मोतीराम तो अपना चक्की संभालते हैं, तो बीच में क्लास के बीच में चक्की वाला काम आ गया तो छोड़ के चले गए। अरे मालवी 7वीं कक्षा को पढ़ाते और मालवी जी को मास्टर मोतीराम का जो चक्की संभालने के लिए चले जाने पे उनको 9वीं कक्षा को भी पढ़ाना पड़ा। तो ये सीधे साधे हैं ना, और सीधे साधे लोग ऐसे पिसते हैं। उसके समर्थन में तो सब है। प्रिंसिपल की विरोधी खन्ना मास्टर, उनके साथ उठने बैठने का आरोप लगा है मालवी पर। मालवी बेचारे भले ही सीधे हैं, लेकिन एक आ गया मालवी तुम खन्ना मास्टर के साथ उठते बैठते हो। मोतीराम के साथ उठो बैठो तो कोई दिक्कत नहीं है, मोतीराम तो कोई गुटबाजी नहीं करता, लेकिन एक खन्ना तो प्रिंसिपल का विरोधी है और तुम उसके साथ उठते बैठते हो। एक विद्यार्थी है बेईमान मुन्नू का भतीजा, वो भी पढ़ता है क्लास में। तो जो बेईमान मुन्नू है उसका भी एक आटा चक्की चलता है। इधर मोतीराम का चलता है, इधर ये जो बेईमान मुन्नू उनका भतीजा भी पढ़ता है तो उनका भी एक आटा चक्की चलता है। और वो इज्जतदार व्यक्ति, ये नाम उनके माता पिता की देन है। बेईमान मुन्नू है तो इज्जतदार, पिता प्यार से उसे बेईमान कहते थे और माता मुन्नू कहते, इस प्रकार बेईमान मुन्नू हो गया, लेकिन था इज्जतदार। ये नाम उसकी सरलता से उसी प्रकार स्वीकार कर लिया गया जिस प्रकार कृपालिनी जी के लिए आचार्य, नेहरू के लिए पंडित जी और गांधी जी के लिए महात्मा। इनका भतीजा जो है वो मास्टर मोतीराम का विद्यार्थी है। मास्टर मोतीराम को जलन होता है क्योंकि उसकी चक्की चल रही है। तर्क वितर्क करता है कि आटा चक्की से इस गांव में 500 रुपया महीना कोई नहीं कमा सकता। तो क्लास में पढ़ाते कम है और आटे का भाव और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर थे, किंतु बच्चों की रुचि इस विषय में बिल्कुल नहीं थी। इनके क्लास में बच्चे पत्र पत्रिकाओं और सबसे बड़ी बात है कि जेबी जासूस जैसी किताबें पढ़ा करते थे। पीछे बैठ के जेबी जासूस चल रहा है, प्रिंसिपल आगे निगरानी करते हुए देख रहा बच्चे जेबी जासूस पढ़ रहे हैं। खन्ना मास्टर प्रिंसिपल का विरोधी होने के कारण दोनों में हमेशा शीत युद्ध की स्थिति रहती थी। कुटिल एवं मक्कारी प्रवृत्ति वाला खन्ना व्यंग्य एवं अशिष्ट भाषा का भी खूब प्रयोग करता है। चालाक है, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रिंसिपल तो वही है गयादीन। पेशा गयादीन का सुदखोरी है, जाति इनका बनिया है। एक जवान लड़की बेला, सुदखोरी पेशा। एक बहन थी जो बेवा थी, बीवी मर चुकी थी। ये भाग्यवादी और निराशावादी व्यक्ति बेला को रूपन बाबू प्रेम करते थे, पर वही बात नहीं जानती थी, वो बदृश्य करती थी। बेला की बुआ है वो गयादीन के घर का काम देखती थी, नहीं कि यहाँ रहती है। गयादीन सूद पर रुपए चलाते थे। इनकी एक कपड़े की दुकान भी थी। कॉलेज के प्रबंध समिति के उपसभापति भी थे। गयादीन स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, उड़द की दाल नहीं खाते हैं। इनका मानना था गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा हकीमों को कमज़ोर कर देता है। इनका एक सिद्धांत और भी है, पानी की धारा के साथ बहो, धारा के विपरीत बहना खतरनाक है। कॉलेज के उपाध्यक्ष के नाते खन्ना मास्टर द्वारा उनके अन्याय के विरुद्ध जब गयादीन से कुछ कदम उठाने की बात कही गई। जब कॉलेज के उपाध्यक्ष थे तो खन्ना मास्टर कहे कि ये प्रिंसिपल ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, कुछ तो कदम उठाओ। तो वो कहते नहीं कि पानी के साथ धारा के साथ बहना, विपरीत दिशा में नहीं। तो कदम उठाने की बात कही जाती तो वे अपनी दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता से कहते हैं, प्राइवेट स्कूल की मास्टरी पिसाई का काम तो है ही, कहाँ तक तुम भागोगे? देश भर में तो यही है, किस किस को ठीक करोगे, अपनी राह चलो। इनका प्रिय कथन ये भी है कि लोंडो की दोस्ती जी का जंजाल। अदालत में जब अपनी बेटी बेला की बेइज्जती और अपमान को सुनते हैं तो दरोगा जी द्वारा सहानुभूति प्रकट करने पर गयादीन के हृदय में उद्गार इस तरीके से आता है। वे कहते हैं, अपने देश का चलन है, अब कुछ कचहरी का मुंह देखा है तो सभी कुछ झेलना ही पड़ेगा, और अदालत आना पड़ा, समझ लो उसका कर्म ही फूट गया। यानी जो अदालत आए और इस तरीके से सारी चीज़ें इज्जत का फालूदा देख रहा है। रंगनाथ के प्रति गयादीन ये कहता है कि अब तुम्हारी लीडरी करके दिखाओ, यानी रिसर्च स्कॉलर हो, लीडरी करके दिखाओ। तुम बाहर के रहने वाले हो, मैं तो मास्टर खन्ना की मदद नहीं कर पाऊँगा, पर तुम तो कर सकते हो, तुम कर सकते हो। नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देंगे। अरे नैतिकता समझ लो, यही चौकी है। तो वहाँ पे वो बताते मास्टर साहब को, देखो ये बगल में चौकी दिख रही ना, नैतिकता के नाम के बारे में इससे मत कहो, नैतिकता यही देखो जो चौकी है ना, एक कोने में पड़ी, यही है नैतिकता। सभा सोसाइटी के समय इस पर चादर बिछा दी जाती है नैतिकता पे, तब बढ़िया दिखा के जिस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, उसी के लिए है। मालवी मास्टर से गयादीन ये कहता है कि
जनता का रुपया तो बर्बाद होगा ही, होने के लिए ही है। जनता के रुपए के प्रति दर्द दिखाना ठीक नहीं है। इतना सोच विचार ना करो वरना तकलीफ उठानी पड़ेगी। बेला यौनाचार की स्वच्छंद प्रतिमा अथवा काम स्वतंत्रता के प्रतीक वो सिनेमा की शैली में पत्र लेखन करती है। कुंवारी रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। उम्र अभी उसके 20 वर्ष है। बेला जो उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र है, उसके माध्यम से जो यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल जी भारतीय समाज के नारी जगत का जो विवाह प्रथा है, दहेज समस्या, प्रेम आदि बातों को उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। अब इसको ना अभी काफ़ी ज़्यादा है तो नेक्स्ट डे करा देंगे।